रीतिकाल की विशेषताएं बहुत ही पूछी जाती हैं, तो एक एक नंबर की आती हैं और 5 विशेषताएं ये कहता है पेपर में कि 5 विशेषताएं लिखिए। तो आइए हम सब जो है रीतिकाल की विशेषताएं पढ़ते हैं। ठीक, इसमें देख रहे हैं आप, लिखा गया है इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुख रूप से हुई है। हम लोगों को समस्या, जब लक्षण ग्रंथ अर्थ नहीं समझ में आता है तो याद भी नहीं होता है। जैसे समस्या यहीं आ गया, इसमें लिखा गया है कि इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुख रूप से हुई है। तो सबसे पहले ये जानने की जिज्ञासा हो रही, नहीं लक्षण ग्रंथ है क्या। ठीक, तो इसके लिए देखते हैं कि लक्षण ग्रंथ क्या है। लक्षण ग्रंथ के विषय में बता रहे हैं बेटा। पहले लक्षण शब्द के बारे में जानिए। ठीक है, कि लक्षण शब्द यहाँ आप लिख में देखिए प्रश्न बनाए हैं ना, लक्षण या लक्षण ग्रंथ किसे कहेंगे ना। तो ये जानिए लक्षण ग्रंथ इसमें होता है, देखिए राग, रंग, वेशभूषा, चाल ढाल, अदाएं, ये सब किस में होती हैं, प्रायः जो है स्त्रियों में देखने को ये मिलती है। ठीक है ना। तो सर्वप्रथम संस्कृत के जो आचार्य ने ही ये लक्षण ग्रंथ लिखे। ठीक है, आचार्यों ने ही लिखा था, जिसमें उन्होंने जैसे उर्वशी, रंभा, मेनका, मोहिनी, सीता, राधा आदि का वर्णन अपने ग्रंथों में ही किया है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि उनका जैसे स्त्रियों का ठुमकना, उनका चलना, उनकी वेशभूषा, उनका राग, उनका रंग, ये सब उन्होंने लक्षण ग्रंथों में ही किया है। अब इन्हीं लक्षण ग्रंथों का अनुपालन हिंदी के कवियों ने भी किया अपने काव्य में, और वे कौन से कवि हैं, रीतकालीन कवियों ने किया था। ठीक है ना। बस उधर भाषा संस्कृत में क्या थी, जो संस्कृत के आचार्य थे उनकी भाषा संस्कृत थी, और रीतकाल कवियों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा थी। बस यही थोड़ा सा अंतर है। तो जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति, नायिका भेद, निरूपण आदि कारण तथ्यों का निरूपण उदाहरण शैली में किया जाता है, तो उन्हें ही रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो रीति ग्रंथ और लक्षण ग्रंथ का मतलब समझ गए होंगे। कहने का मतलब जिन ग्रंथों में अलंकार हुआ, रस हुआ, ध्वनि है, शब्द शक्ति है, अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति, नायिका भेद, निरूपण आदि कारण तथ्यों का निरूपण उदाहरण शैली में किया जाए, तो उन्हें रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहते हैं। थोड़ा जाने, जब रीतिकाल आया तो इसमें राजाओं का काल था। रीतिकाल में किसका काल था, राजाओं का टाइम था रीतिकाल में। तो राजा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए क्या करते थे, श्रृंगार रस की कविता सुनने के लिए वह अपने दरबार में कवियों को नियुक्त किया करते थे। तो कवि उन्हें राग में डुबाने वाली, मदिरा में डुबाने वाली कविता सुनाया करते थे। कवि गाता था और नर्तकियां नाचती थीं, और वे सोम रस में डूबे रहते थे। इसी प्रकार हिंदू कवि, मुसलमान कवि, ये दोनों मिलकर के मदिरा में जो है, मदिरा के रंग में डूबे रहते थे। तो नायिका भेद का वर्णन करके कविताओं में राजाओं को रिझाया जाता था कवियों के द्वारा। और ये सब काम किसने किया, ये सब काम जो है रीतकाल के कवियों ने उन्हें जो है ये सुनाया करते थे। बस थोड़ा से अंतर यही है कि संस्कृत के काव्यों को पढ़ करके ब्रजभाषा में जो रीतकाल के कवि हैं ना, संस्कृत के काव्यों के जितने काव्य थे उसको पढ़ करके बार बार पढ़ते थे, और इसको फिर हिंदी में उतार दिए। और हिंदी में किस भाषा में, ब्रज भाषा में। तो राजाओं को कहने का मतलब प्रसन्न करने के लिए एक काम करते थे। तो रीति जो लिखा गया है यहाँ आप देख रहे हैं कि रीतिकाल की लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। तो लक्षण ग्रंथ का ये, या लक्षण का मतलब हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब जब ये एक विशेषता हो गई, तब इसके बाद ये भी जाने कि काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। सीधी सी बात है, जब नायिका के विषय में अभी आप पढ़े कि क्या कहते हैं
जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति, नायिका भेद। अब जब नायिका भेद का निरूपण ये सब हैं तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं, इसमें इसके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। जहाँ नायिका भेद है तो वहाँ काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये दोनों परिभाषा देखिए एक दूसरे से मिलती जुलती है, आसानी से याद भी हो जाएगी। जैसे आप कहेंगे कि इस काल में लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है, तब और लक्षण का दिमाग में आ जाना चाहिए कि नहीं, नायिका भेद, ठीक है, नायिका के राग, रंग, वेशभूषा, चाल ढाल आदि ये सब जो है स्त्रियों में ही प्रायः दिखाई देता है। और इसमें जो है उर्वा, मेनका, मोहिनी, सीता, राधा आदि का वर्णन है। तो आप जान जाएंगे ना, इसमें श्रृंगार रस की, इसके काव्य जो काव्य है रीतकाल का, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो ये दोनों आसानी से एक दूसरे पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जो है जोड़ लीजिए आप। ये हो गया। इसके बाद यहाँ तक नहीं, आपको बताएं नायिका भेद इस प्रकार किया गया है कि नख शिख वर्णन की अधिकता है। अब नख शिख का मतलब ये जानिए, नख का मतलब नाखून, ठीक है, या पैर से लेकर के सिर तक, शिख आया है ना, शिख माने शिखा तक, ठीक है। तो नख से लेकर के, नाखून से लेकर के, नख माने नाखून, या पैर के जो नाखून है यहाँ से लेकर के नायिका के नाखून से लेकर के, पैर के नाखून से लेकर के शिख तक, यानी कि नीचे से ऊपर तक वर्णन किए हैं नायिका के लिए। काव्य जो है श्रृंगार रस, काव्य में श्रृंगार रस की पूरी तरह से प्रधानता है, जो रीतकाल की है, ये ध्यान रखें। और लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है, काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, और इसका मतलब रीतकाल के टाइम में लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुख रूप से हुई है, और काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। और नायिका का जो है, नायिका के नख शिख वर्णन की अधिकता है, ठीक है। और भी काल में है, लेकिन यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अधिकता है नखशिख वर्णन का। तो नायिका के नखशिख वर्णन की अधिकता रही है। आगे देखते हैं। अब यहाँ थोड़ा से फिर समस्या आपको होगी, प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण किया गया है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही होगी आपको कि उद्दीपन क्या है ना। तो उद्दीपन या उद्दीपक, तो ये जान लीजिए भी एक अनुक्रिया ही है। उद्दीपक या जो है उद्दीपन कहें, जैसे उद्दीपक मतलब भड़काने वाला, ठीक है, या उत्तेजित करने वाला, भड़काने वाला, उत्तेजित करने वाला, या प्रज्वलित करने वाला, जागृत करने वाला, इसी को जो है उद्दीपक या उद्दीपन कहेंगे, ठीक है ना। तो रीतकाल के जो कवि थे ना, ये भी जो है समझ लीजिए आप, प्रकृति को भड़काने वाला काम किया करते थे, ठीक है, या उत्तेजित करते थे प्रकृति के प्रति, प्रज्वलित करते थे, जलाना से है ना, प्रज्वलित करना, या जागृत करने वाला, ठीक है। तो ये उद्दीपक होगा। तो प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण किया गया है। उद्दीपन रूप मतलब वही भड़काने वाला, उत्तेजित करने वाला, प्रज्वलित करने वाला, जागृत करने वाला, उत्तेजनाएं, ये प्रोत्साहन, प्रेरणा, इसी को उद्दीपन का मतलब यही आप जानिए, जैसे उत्तेजित या जागृत करने की जो क्रिया होती है, ठीक है, प्रकृति के प्रति उत्तेजित या जागृत करने की जो क्रिया होती है, या भाव, उकसाना, भड़काने की क्रिया, यही सब जो है उद्दीपन कहलाते हैं। तो प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण किया गया है। आगे देखें, जब प्रकृति का उद्दीपन रूप से चित्रण किया गया है, तो अब ऐसे ही जान लीजिए कि परिभाषित एवं शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रकृति का जो है उद्दीपन रूप से चित्रण किया गया है, और उद्दीपन का मतलब भी आप समझ रहे हैं, उत्तेजित करना, जागृत करना, या भड़काने की क्रिया, या जो भाव प्रकृति के प्रति दिखाई देता है, ये रीतिकाल में ही है। तो परिभाषित किया गया है, और इसके बाद जो है ये ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। परिभाषित और ब्रजभाषा जो है वो भी ध्यान रखिएगा, शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया, परिभाषित एवं शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये 5 विशेषताएं हाई स्कूल, इंटर, ऊपर भी जो है पूछी जाती हैं। तो इसको अच्छे से समझ करके आप याद कर लीजिए, 2-4 बार इसको वीडियो को देखेंगे, हमें आशा है कि याद हो जाएगा। चलिए, और हाँ, यदि आपके लिए ये जो है महत्वपूर्ण लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, जिससे हमें ये पता चले नहीं आप जो है कमेंट भी किए और देख रहे हैं, और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा
और तरह तरह से भी वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।